और इस वक्त मैं उस जमीन पर खड़ी हूं हाथरस की, जहां पर न्यूज 24 ने हिंदुस्तान की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए मुहिम छेड़ी है। और हमारी ये मुहिम, हमारी ये कोशिश, हमारी ये लड़ाई लगातार जारी है। लेकिन इसमें पार्ट 2 जैसे ही शुरू हुआ, सियासी एंट्री हो गई, नेताओं की एंट्री हो गई और इस पूरे मामले में जमकर सियासत शुरू हो गई, बयानबाजी हुई और यहाँ पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। लेकिन इस बीच जो बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई वो बेहद चौंकाने वाली है कि देश की इस बेटी की लड़ाई और इस मुहिम को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। जी हाँ, यूपी में दंगे फैलाने का आरोप लग रहा है। ये बड़ी खबर लगातार न्यूज 24 आपको दिखा रहा है और इसी मामले से जुड़ी हुई ये बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया गया है कि यूपी को, हाथरस को इस आंदोलन की आड़ में, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी, इसको जलाने की, दंगे भड़काने की, जातीय दंगे फैलाने की। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मथुरा से पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोप यह है कि सभी चारों संदिग्ध हाथरस जा रहे थे और इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और भड़काऊ साहित्य मिलने के दावे यूपी पुलिस ने किए हैं। इन चारों को टोल नाके पर चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार से गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए, इस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी और बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि इन चारों संदिग्धों को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से आपको बात करनी है, किस तरीके से आपको चलना है, कैसे माहौल में रहना है, कैसे कपड़े आपको पहनने हैं। क्योंकि न्यूज 24 ने कल ही ये बड़ी जानकारी आपको दे दी थी कि सुरक्षा एजेंसियों काफी अलर्ट हो गई हैं और दावा किया गया था कि यूपी में इस पूरे आंदोलन को लेकर, इस बेटी की मुहिम को लेकर एक पूरी साजिश रची गई थी। यानी को यूपी को दहलाने की कोशिश की गई थी, हाथरस को दहलाने की कोशिश की गई थी, यहाँ पर जातीय दंगे जो हैं भड़काने की कोशिश की गई थी। लेकिन सबके बीच जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो ये है कि यहाँ न्यूज 24 हिंदुस्तान की इस बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है, मुहिम चला रहा है। लेकिन अब ये लड़ाई दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब इस तरीके के मामले आते हैं, बात हिंदुस्तान की बेटी की होती है, इंसाफ की होती है, सुरक्षा की होती है, तो यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि आखिर क्यों सियासत चरम पर होती है और फिर कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग होते हैं जो पूरी साजिश को, पूरे मुहिम को, पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीच सवाल ये उठ रहा है कि जो दावा किया जा रहा था क्या वाकई में सच साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से जो संदिग्ध सामान मिला है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मेरे सहयोगी सऊद मौजूद है, लखनऊ से अशोक तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ ही बीजेपी से राजीव जेटली साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अभय दुबे साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी मौजूद हैं और डीजीपी, एक्स डीजीपी विभूति नारायण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे अशोक तिवारी आपके पास आना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये दावा किया गया था कि इस बेटी की मुहिम की आड़ में, आंदोलन की आड़ में यूपी में जातीय दंगे भड़काने की कोशिश की गई, हाथरस को जलाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से आपने देखा था कि नागरिकता कानून के तहत ये सब कुछ हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसी की तर्ज पर ये प्लानिंग प्लॉटिंग हुई और 4 लोगों की इस पे गिरफ्तारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपके पास आ रही हूँ, बताइए इसमें किस तरीके से अब एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, अभी दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि मथुरा का थाना मार्ट इलाका है, वहां पर टोल प्लाजा के पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में 4 संदिग्ध लोगों की जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। उन चारों जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके संबंध पीएफआई और सीएफआई से बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हाथरस हिंसा में जिन लोगों के हाथ थे दंगा भड़काने की साजिश करने में, उसमें ये लोग शामिल हो सकते हैं, चूंकि इनके कनेक्शन पीएफआई और सीएफआई से बताए जा रहे हैं। तो प्राथमिक तौर पर तो कल जो दावा सरकार की तरफ से किया गया था कि एक बड़ी साजिश रची जा रही थी हाथरस में दंगे भड़काने के लिए, तो एक 4 बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अभी फिलहाल सामने आई है। फिलहाल चारों से पूछताछ की जा रही है और उनके पास से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें लैपटॉप है, टेलीफोन है, उसकी भी छानबीन की जा रही है कि आखिरकार उसके कनेक्शन और कहां-कहां से जुड़ते हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से कही जा रही है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दूसरी अहम बात यह भी है कि हाथरस की पूरी घटना को लेकर आप शुरुआती दौर से अभी तक देखिए तो तमाम तरह की सियासत इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिल रही है। तमाम सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स वहां पर देखे गए हैं और सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि चूंकि वहां पर धारा 144 लागू थी, लिहाजा अलग अलग धाराओं में सिर्फ हाथरस में 6 मुकदमे अलग अलग धाराओं में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें तमाम सारे लोगों को आरोपी भी बनाया गया है।
है। तो अभी तक सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हाथरस में जो एक बड़ी साजिश होने जा रही थी उसको फिलहाल नाकाम किया गया है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शुरुआती दौर में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी अभी तक की गई है। और ये कहा जा रहा है कि इन 4 लोगों से पूछताछ के आधार पर लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से इनपुट मिले हैं। देखिए, निश्चित तौर पर उस पूरी घटनाक्रम पर बहुत ज्यादा राजनीति और सियासत के साथ साथ आप देखिए कि लगातार लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। कल उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शाम को 4:15 पर, और ये कहा गया कि वहां पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसके लिए हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो ये जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम में जितनी तेजी अब देखने को मिल रही है, अगर यही तेजी शुरुआती दौर में देखने को मिलती तो शायद ये घटना इतना बड़ा स्वरूप ना ले पाती। और आप देखिए कि हाथरस की घटना के बाद आज एक और घटना हाथरस में हुई है, जिसमें एक बच्ची के साथ रेप का आरोप लगाते हुए पूरे परिजन सड़कों पर है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो अपने प्रदर्शन पर जारी रहेंगे। तो ये घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, हालांकि सरकार की तरफ से कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, लेकिन कम से कम तेजी और होनी चाहिए इस पूरे घटनाक्रम में, ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। तो फिलहाल अगर हाथरस की बात की जाए तो उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ अलग-अलग धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए। हाथरस की इस बेटी का सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से मासूम को निशाना बनाया जा रहा है, बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो रुकने चाहिए, बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, बस हमारा मकसद यही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एसआईटी की टीम 5वीं बार पीड़िता के घर पहुंची है। अब से थोड़ी देर पहले ही एसआईटी की तमाम गाड़ियां यहां से गुजरी हैं, उसमें एसआईटी की टीम मौजूद थी और पीड़िता के घर एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। ये 5वीं बार है जब पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके बयान दर्ज करने के लिए एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद है और तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इससे पहले भी एसआईटी की टीम पहुंची थी, 5 सदस्य उसमें मौजूद थे और पीड़िता के पिता का बयान भी इसमें दर्ज किया गया था। लेकिन एक एक करके पूरा घटनाक्रम न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि इससे पहले डीएम साहब भी पहुंचे थे, जिनकी तरफ से इतना शर्मनाक बयान दिया गया था, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बीजेपी के विधायक की तरफ से भी शर्मनाक बयान दिया गया था, लेकिन उन पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं एसआईटी की टीम एक बार फिर से पहुंची है। उधर यूपी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, उस पर क्या डेवलपमेंट है वो जल्दी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि एसआईटी के तमाम सदस्य एक बार फिर से पीड़ित परिवार का बयान दर्ज करने के लिए थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं और वहां पर परिवार से एक बार फिर से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सियासत चरम पर है और तीसरी जो बड़ी और चौंकाने वाली विस्फोटक खबर सामने निकल कर आई, जो न्यूज़ 24 ने ब्रेक की, कि जो दावा किया गया था कि एक बार फिर से इस लड़ाई की आड़ में जो है यूपी को दहलाने की कोशिश की गई। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर सीधे मैं राहुल प्रकाश का रुख करूंगी। राहुल, एक बार फिर से एसआईटी की टीम अंदर दाखिल हुई है सवाल जवाब करने के लिए, दीजिए ज्यादा जानकारी, क्या है आपके पास? खबर है क्या कोई? राहुल, क्या मेरी आवाज आज तक पहुंच रही है? जी जी जी, एक बार दोबारा दोहराएं अपना सवाल। एसआईटी की टीम एक बार फिर से पहुंची है, जवाब दीजिए। देखिए, एसआईटी की टीम एक बार फिर पीड़िता का घर उसके बयान दर्ज कराने पहुंची है। हालांकि ये जो जांच का सिलसिला है लगातार जारी है, क्योंकि अब तक का जो समीकरण और जो तमाम चीज़ें देखी गई हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन का जो मोड है वो पीड़ित परिवार से ही है और पीड़ित परिवार के पक्ष को पूरी तरीके से समझना और जानना चाहती है, इसलिए तमाम बयान उनके दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपी पक्ष के परिवार के भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब वो मिलान करना चाहती है तमाम वो चीज़ों के बयानों के कि किस तरीके का कोई कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है। इसी वजह से वो तमाम बयानों को छांटते हुए उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए दोबारा परिवार के पास पहुंची है और उनके बयान दर्ज होंगे। हालांकि अभी इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको दोबारा वो बयान ले सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर बयान लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है, वही आरोपी पक्ष से भी पूछा जाता है, अगर कहीं कुछ उनको लगता है कि कुछ डाउटफुल है तो वो सवाल करने दोबारा जाते हैं। यही वजह है कि एसआईटी की टीम आज दोबारा गाँव के अंदर है, पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है और कई चीज़ें ऐसी है जो सामने आ सकती हैं। जी ठीक है राहुल, अपनी नजर बनाए रखिएगा, लगातार एसआईटी किस तरीके से जांच कर रही है, आज का दिन कितना अहम है, पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए मैं लौटूंगी, लेकिन दर्शकों को आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस पर हम थोड़ी देर में सवाल जवाब करेंगे नेताओं से, क्योंकि इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन जो दूसरी तरफ खबर सामने निकल कर आई वो बेहद दहलाने वाली है। विस्फोटक खबर है कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है एजेंसियों की तरफ से। उनके पास से संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है, जैसे कि कल ब्रेक की थी न्यूज़ 24 ने
खबर कि एक वेबसाइट जो है क्रिएट की गई थी जिसमें लोगों को जोड़ा गया था, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से आपको जातीय दंगे फैलाने, और इसके लिए जो इस्लामिक फंडिंग हुई वो बाहर से हुई, सात समंदर पार से हुई। ये पूरी जानकारी न्यूज़ 24 ने आपको दी। अब यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे यूपी में चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है ताकि कोई भी हरकत जो ना हो पाए, लेकिन इन मंसूबों को कामयाब होने से पहले ही नाकाम कर दिया गया। अब इन चारों से पूछताछ की जा रही है, क्या इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, कहां पर ये प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, क्या और इस पे जानकारी है, ये सब जुटाई जा रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। बिना देरी किए सर राजीव जेटली जी, मैं आपके पास आ रही हूं। जो दावा किया गया था कि इस न्याय की आड़ में, इस लड़ाई की आड़ में जो है यूपी को दहलाने की कोशिश की गई, साजिश रची गई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध सामान भी मिला है, तो क्या वाकई में सर ये अब बात सच साबित होती जा रही है, ये दावा सच साबित होता जा रहा है? जब भी आप जस्टिस फॉर हाथरस की बात करेंगे तो उसके पीछे आपको कोई ना कोई बड़ी राजनीति या षड्यंत्र नजर जरूर आएगा। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारी बच्ची, हमारे प्रदेश की बच्ची, हमारे देश की बच्ची, उसके खिलाफ जो भी जघन्य अपराध हुआ उसके उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर के सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। लेकिन आप ये देखिए कि जब भी हम जस्टिस फॉर हाथरस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कल्पना भी नहीं कही होगी कि ये बातें की जाएंगी कि जब जो दंगा फैलाने वाली जगह है उसको पहले चिन्हित कीजिए, चश्मा कौन सा पहनना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, स्विमिंग चश्मा पहनना है कि नहीं पहनना, कैश रखना है, कहां पर छुप के जाना है, आंसू गैस से कैसे बचना है, कैसे कैसे आग लगानी है, ये सारा षड्यंत्र कौन सी एजेंसी कर रही है? ये वो एजेंसी कर रही है जो हमारी देश की राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करती आई है, जो हमारी देश की राजनीतिक पार्टियां जिनकी वजहों से सरवाइव करती है और जिनकी वजहों से वो संस्था सरवाइव करती आई है, पीएफआई। अब पीएफआई ने किस किस को फंडिंग करी है मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कितनी फंडिंग कांग्रेस को की गई, कितनी फंडिंग आतंकवादियों को की गई, कितनी फंडिंग दिल्ली में की गई। पार्टी का उसने भी कबूल कर लिया कि भाई पीएफआई से मुझे पैसा मिला था दिल्ली के दंगे भड़काने के लिए। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जस्टिस फॉर हाथरस जब भी ये शब्द आपके सामने आएगा तो इसके पीछे की छुपी जो मंशा है, उसके जो एसओपी है वो जनता के सामने आ चुका है। वो एसओपी बताता है काले कपड़े पहनने हैं, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो पुलिस वाले आपको पहचान लेंगे। ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जिसमें आपको पकड़ा जा सके, टाई नहीं लगानी है आपने, या ऐसे कपड़े नहीं पहनने मजबूत हो। एसओपी निर्धारित हो रखी है। एसओपी किसने निर्धारित करी है? कौन सी राजनीतिक पार्टियां पीएफआई के साथ मिलकर काम कर रही हैं? कौन सी पार्टियां चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आग लगाई जाए, उत्तर प्रदेश को जलाया जाए? कैसे निशाने पर आ जाती हैं राजीव जी? विपक्षी पार्टियां कैसे निशाने पर आ जाती हैं? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं इस पूरी साजिश में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से किस किस को फंडिंग हुई थी, कब कब फंडिंग हुई थी, क्या ये विस्तार से दोबारा बताना पड़ेगा? किस किस राजनीतिक पार्टी ने फंड लिया था, फंड लेने के बाद वापस किया था कि कौन कौन सी पार्टी किससे पैसा लेती है? जाकिर नायक से कितना पैसा लिया गया, क्या याद नहीं है आपको? आपके चैनल के ऊपर चर्चा होती थी। कांग्रेस पार्टी फंड लेती थी जाकिर नायक से और उनको सहूलत देती थी। आज क्योंकि फंड नहीं मिलता उनको और जो पीएफआई है उसके पास मौका नहीं है काम करने के लिए। आइए चर्चा में और रखिए अपनी बात। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि इंटरनेशनल जो वेबसाइट का आपने जिक्र किया है मैडम, और ये कहा है कि वहां से फंडिंग जनरेट की गई है। आप न्यूज़ 24 प्रामाणिक रूप से ये आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि वो जो गार्ड वेबसाइट है उस पर जो एक पेज का सिंगल पेज की वेबसाइट बनाई थी वो हटा ली गई, और जो गार्ड ने खुद ने कहा कि हमको उसका सोर्स नहीं पता, और ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये दंगा भड़काने की साजिश कब हुई? 14 तारीख को जब पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ और उसकी मां थाने गई और मां ने कहा कि वो निर्वस्त्र थी, उसकी आंखों से, गर्दन से, गुप्तांगों से खून बह रहा था, मैंने अपने आंचल से ढका, और पुलिस ने कहा कि नाटक करना बंद करिए और ले जाइए यहां से। तो ये दंगा भड़काने की कोशिश कब की गई? जब 6 दिन बाद 20 तारीख को पुलिस उसके बयान लेने गई। क्या दंगा भड़काने की कोशिश कब की गई? 22 तारीख को जब उसका वेजाइनल स्वैब लिया गया
और बाद में बलात्कार की धाराएं उसमें जोड़ी गई जब मीडिया ने और राजनीतिक दलों ने इंटरवीन किया। क्या दंगा भड़काने की कोशिश तब की गई जब उसको 28 तारीख को सफदरजंग में दिल्ली में भर्ती कराया गया, जबकि एमएलसी जो फर्स्ट दिन की रिपोर्ट डॉक्टर की थी वो कह रही थी इसकी स्थिति क्रिटिकल है और इसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई। क्या दंगा भड़काने की कोशिश 29 तारीख की रात को की गई जब आदित्यनाथ के आदेश पर उस बिटिया को पेट्रोल डालकर जला दिया गया? कब की गई आखिर आदित्यनाथ जी बताइए, जब धारा 144 लगी हुई है और सैकड़ों की संख्या में एक समुदाय के लोग उस बिटिया के घर के बाहर खड़े होकर पंचायत कर रहे हैं और उसको धमकियां दे रहे हैं। वो परिवार कह रहा है कि बाकी की बच्चियां भी निकल नहीं पाएगी घर से मेरे। कितनी शर्मनाक बात है आदित्यनाथ जी। और एक बात राजीव जी जवाब दीजिए सर। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात यही मैं चाह रहा था कि अभय दुबे जी इस बात को रखे। मैं चाह रहा था एक नोट सर्कुलेट सुनिए कि बिटिया के साथ बलात्कार नहीं हुआ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे बलात्कार नहीं हुआ। अरे शर्मसार करने वाली बात है। आईपीसी का सेक्शन 375 उसमें बलात्कार किस किस तरीके से डिफाइन किया गया है। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, आदित्यनाथ जी आपकी बिटिया होती तो ये दर्द आपको होता। उस मां की आंसुओं के सैलाब में आपकी सत्ता बह जाएगी। आदित्यनाथ जी याद रखिएगा, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कुलदीप सेंगर में भी आपने यही किया था। अरे भैया मंच पे नहीं खड़े भाषण देने के लिए, मंच पे नहीं खड़े भाषण देने के लिए, अपनी बात पे क्यों जवाब देने दीजिए। मुकदमा दर्ज किया हाईकोर्ट के कहने पर, हाईकोर्ट ने कहा पोस्ट और पिला। ठीक है, सुन लीजिए राजीव जी, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कब ये साजिश हुई? पुलिस तो कार्रवाई लगातार कर रही थी, जिस तरीके से एक्शन लिया गया, तो इसके पीछे किसकी साजिश थी जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है? आपने एक बात देखी अभय दुबे जी की, अभय दुबे जी बताते हुए नजर आए जो मैंने एसओपी बताया था, और आज देखिए उसका उल्लंघन करके आए बैठे हैं चैनल के ऊपर। उन्होंने कहा कपड़े काले कपड़े पहन के आइएगा। अभय दुबे जी सफेद कपड़े कैसे पहन के आए जब आप उनका बचाव कर रहे हैं कि जो एसओपी बनाया गया जिसमें दंगा भड़काने की साजिश दिखाई गई है? अरे आपका चश्मा कहाँ है अभय दुबे जी? आपने जो बचाव किया उसमें आपका चश्मा कहाँ है? आपका चश्मा कहाँ है? आप बताइए, जो एसओपी आपने निर्धारित करी है एसओपी के कपड़े आप खुद क्यों नहीं पहन के आए? आपको भी पहन के आने चाहिए थे। और रही बात सुनिए, अरे शोर में बताइए ना कि बोला नहीं था ये शोर, ये भी एसओपी का हिस्सा है और जाति हिंसा फैलाने भी आपकी एसओपी का हिस्सा है। आपकी नाकामी वहां पर शोर मचाइए, वहां शर्मनाक बात है जहां पर कोई चर्चा हो रही है, ये भी आपकी एसओपी का हिस्सा है। बेटी के परिवार राजीव जी बिना प्रमाण के इस तरीके से किसी पर एलिगेशन लगा देना ये ठीक नहीं है सर, बिना प्रमाण के सर। और सर अभय दुबे जी, देखिए जो दावा किया जा रहा है, जो गिरफ्तारी हुई है संदिग्धों की, जो सीएम योगी ने कहा था, उसी दावे पर हम ये खबर चला रहे हैं सर। आप प्रमाण की बात कर रहे थे, जो सीएम योगी ने कहा है, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, जो संदिग्ध सामान मिला है, उसके बेस पे ये न्यूज़ 24 सवाल पूछ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।